नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल आनंद और चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। 1947 के बाद से भारत में लगातार लोकतंत्र जिंदाबाद है और रहेगा। लोकतंत्र की ताकत उसमें रहने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के लिए, लोगों की वजह से और लोगों की सरकार। हमारे इस न्यूज सेगमेंट का उद्देश्य भी लोकतंत्र में रह रहे लोगों को जागरूक करना और उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है। और हमारा जरिया खबरें हैं तो हम लोकतंत्र से जुड़ी हर उस खबर और उसके सटीक विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं जो आपको हर फैसले में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र जिंदाबाद। सबसे पहले बात उन खबरों की जिन पर हम आज लोकतंत्र जिंदाबाद में चर्चा करेंगे और जिन खबरों का लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। पहली खबर है, पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि एक तरफ दमदार चौकीदार है तो दूसरी तरफ दागदार। ये चुनाव भारत के सपनों का चुनाव है। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु, हसन, मांड्या और मैसूर के कई जगहों पर आयकर की छापेमारी हुई है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के ठेकेदारों और 7 अधिकारियों पर की जा रही है रेड। जम्मू कश्मीर के शोपियां और हंदवाड़ा में मुठभेड़ जारी है। अब तक 5 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आतंकी मसूद अजहर पर बैन में अड़ंगे पर अमेरिका ने चीन को घेरा है। अपनी जमीन पर 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। फिल्म राम की जन्मभूमि की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कहा है फिल्म अयोध्या मामले में मध्यस्थता को प्रभावित नहीं करती है। तो आखिर क्या नहीं दिखाएंगे? कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो हम इस बुलेटिन में नहीं दिखाने जा रहे हैं। खासतौर से चुनावी माहौल है। चुनाव में दिए गए नेताओं के ऐसे कोई बयान हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे, आपको नहीं दिखाएंगे जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ सकते हो। नेताओं की ऐसी टिप्पणी या तंज को जो निजी हो या जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों। चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन करता कोई भी ऐसा कंटेंट या वीडियो बुलेटिन में आपको नहीं दिखाया जाएगा। सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड किया गया ऐसा कंटेंट जिसकी कोई सत्यता ना हो या किसी वर्ग विशेष के लिए भेजा गया। वहीं कोई भी ऐसा विभत्स वीडियो जो कि आपको विचलित कर सकता हो, ऐसा वीडियो भी हम इस बुलेटिन में आपको नहीं दिखाएंगे। लोकतंत्र जिंदाबाद में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने मेरठ से चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। मेरठ में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि यहां के विरोधी आज पाकिस्तान में छाए हुए हैं। उनके नाम की तालियां बज रही हैं। हमारे देश ने पाकिस्तान में घुसकर जो किया, अगर उसमें गड़बड़ी हो जाती तो ये लोग मोदी को ही गाली देते। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कल एसैट की बात कर रहा था तो कुछ बुद्धिमान लोग उसे थिएटर सेट समझ रहे थे। मुझे इनकी बुद्धिमत्ता पर शक होता है। को होती है जो कुछ खोने से डरता है, जिसको वंश और विरासत के बारे में सोचना है। नियत में खोट उसकी आती है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवारों के हितों के बारे में सोचना है। भाइयों और बहनों, कल भी आपने देखा होगा कैसे अंतरिक्ष में हासिल की गई हमारे देश की महान उपलब्धि को इन लोगों ने नजरअंदाज किया। कैसी कैसी बातें बोली, मैं तो हैरान हूं। मुझे तो उनकी बुद्धिमत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं, जब कल मैं ए सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे, जिनको थिएटर का सेट और
अंतरिक्ष में एंटी सैटेलाइट मिशन ए-सैट का समझ तक नहीं है। साथियों, आज जब भारत अपना सामर्थ्य बढ़ा रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतरिक्ष में चौकीदारी करने में समर्थ हो रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? मैंने आपसे कहा था कि आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं ब्याज सहित लौटाऊंगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो काम किया है उसका हिसाब भी दूंगा। और हां, अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूं और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता है। हिसाब होगा, सबका होगा, बारी बारी से होगा। आने वाले दिनों में देश के सामने एनडीए सरकार के 5 साल के काम तो रखूंगा ही, अपने विरोधियों से ये भी पूछने की, जब उनसे पूछूंगा कि जब आप सरकार में थे, जब देश के लोगों ने आप लोगों पर भरोसा किया था, तो आप नाकाम क्यों रहे? आज एक तरफ विकास का ठोस आधार है, तो दूसरी तरफ न नीति है, न विचार है और न ही कहीं नीयत नजर आती है। एक तरफ फैसले लेने वाली सरकार है, तो दूसरी तरफ दशकों तक फैसले टालने वाला इतिहास मौजूद है। एक तरफ नए भारत के संस्कार है और दूसरी तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक तरफ दमदार चौकीदार है और दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है।
तो एक तरफ चौकीदार है तो दूसरी तरफ दागदार। आंचल, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के तेवर पर? देखिए, प्रधानमंत्री के तेवरों से साफ है कि आज से उन्होंने बोल दिया है कि हिसाब दूंगा भी और हिसाब लूंगा भी और हिसाब को बराबर करेंगे। तो अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो शुरू हो चुका है। हमने इस पूरी की पूरी स्पीच को अगर थोड़ा सा एनालाइज किया जाए दीपक, तो 5-6 पॉइंट्स जो उभर कर आते हैं। उन्होंने कहा कि सबूत नहीं सपूत चाहिए देश को, यानी कि पुलवामा का भी टच एंड गो जिक्र उन्होंने कर दिया यहां पर। दूसरी तरफ उन्होंने न्याय योजना को लेकर राहुल गांधी ने जो न्याय योजना आ रही थी उसको भी कहा उन्होंने कि जो लोग खाते नहीं खुलवा सकते हैं वो पैसे कहां से डालेंगे, एक उसको भी उन्होंने टेंजेंशियली टच कर दिया। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि एसैट को लेकर कल ही जो हमारी एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष में कामयाबी हुई है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा राहुल गांधी पर और साफ तौर पर कहा कि वो थिएटर सेट और एसैट में फर्क करना नहीं समझते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा धुआंधार भाषण कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इन सबके बीच में विकास इन सबके बीच में विकास को लेकर वो कितनी बात कर रहे थे उन्होंने मेंशन जरूर किया, लेकिन वही है कि पूरी स्पीच के अंदर विकास का कितना जिक्र हुआ वो आप बताएं। में विकास का तो बहुत जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि वो अपने 5 साल का लगातार हिसाब देंगे हर स्पीच में और ये उनका एजेंडा भी है। इसीलिए पुलवामा की बात भी कर रहे हैं, खाते खिलवाने की बात भी वो करेंगे, मुद्रा लोन की बात भी करेंगे, आयुष्मान भारत की बात भी करेंगे, उज्ज्वला योजना की बात भी करेंगे, सौभाग्य की बात भी करेंगे, ऐसी कई सारी बात करेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी की कैलकुलेशन को ध्यान में रखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आज से ये काम शुरू नहीं किया था। प्रधानमंत्री 5 साल पहले कैसे समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया जाए, उनको टच किया जाए, इसका काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और इसकी शुरुआत उन्होंने बैंक खातों से की और वो चाहते थे कि सब्सिडी ट्रांसफर, हालांकि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो एक पुरानी स्कीम थी और सक्सेसिव गवर्नमेंट उसको लागू करने के लिए प्लान कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने खाते खुलवाने का एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। और इसीलिए आज जब राहुल गांधी की न्याय की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक आईना राहुल गांधी को दिखाने की कोशिश की कि आप भी अगर पैसे डलवाएंगे तो उसी खाते में डलवाएंगे जो मैंने खुलवाए। इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया कि खाते तो आप खुलवा नहीं पाए, लोगों को पैसे क्या दे देंगे। शायद ये न्याय योजना पर एक परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से राहुल गांधी की हमला था कि उनकी इस योजना के अंदर कोई दम नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री उन तमाम मुद्दों को छू रहे हैं जो आज एक नैरेटिव बना हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा का से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैंने कई हफ्तों पहले इस बात को ट्वीट भी किया था आंचल कि जिन 2 प्रमुख मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी इस कैंपेन में ले जाएगी वो मुद्दा राष्ट्रवाद होगा, जो पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक से भी जुड़ता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाए गए हैं उससे भी जुड़ता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक से भी जुड़ता है। और प्रधानमंत्री ने आज सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने यह भी जिक्र किया कि कैसे जो गठबंधन बने हैं वो पूरी तरह से महामिलावटी हैं और इस शब्द का वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं एसपी और बीएसपी के संदर्भ में। और दिलचस्पी की बात यह है कि आज उनकी रैली मेरठ में है और योगी आदित्यनाथ उनके साथ मंच पर बैठे हुए हैं, तो वो एक एक कर सब पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के वर्ल्ड थिएटर डे वाली बात है, उस पर मैं मनीष भाई से जानना चाहूंगा। मनीष भाई, ये तंज प्रधानमंत्री ने किया था या राहुल गांधी ने कल किया था? देखिए दीपक भाई, लोकतंत्र जिंदाबाद हमारा कार्यक्रम है और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। और प्रधानमंत्री का ये भाषण, प्रधानमंत्री की तमाम जो बातें उन्होंने गिनाई, पीठ थपथपाने की बात जो उन्होंने कही है, मुझे ऐसा लगता है दीपक भाई ये लोकतंत्र के उत्सव के पटाखे हैं जो कि रॉकेट के रूप में आसमान की ओर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जैसे अगर कही जाए कि सबूत चाहिए सपूत चाहिए, ये सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आने वाले कुछ ही दिनों में जो 11 अप्रैल से सिलसिला शुरू होगा इस उत्सव का, उसमें केवल बूथ सबूत देगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सारी बातें, क्योंकि चुनावी रैलियां हैं दीपक भाई, आपने भी 3 दशकों के लगभग आपने ये सारे नारा नखरा नाटक आपने भी देखा है, मैंने भी समझने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र के उत्सव के पटाखे हैं, किसी को पसंद आएंगे, कोई इसे इनकार कर देगा। चलिए, किसको पसंद आएंगे किसको नापसंद आएंगे, अंततः फैसला 130 करोड़ जनता जो है उसमें जितने भी मतदाता है उन सभी लोगों का करना है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव है, इसीलिए हम इस खास कार्यक्रम को आपके सामने लेकर आते हैं, लोकतंत्र जिंदाबाद। और सीधे चलते हैं हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिर खान के साथ। आतिर की जगह आज स्टूडियो से निकलकर मेरठ की फील्ड हो गई है जहां पर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। आतिर, ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किस नैरेटिव को, किस बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं?
देखिए, नैरेटिव साफ और स्पष्ट हो गया है और जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चौकीदार शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ही इस नैरेटिव को, किस बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, नैरेटिव साफ और स्पष्ट हो गया है और जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चौकीदार शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ही खूबसूरती से उसको किया है और उनकी इमेज जो अब जो बनी है, लार्जर देन लाइफ इमेज बन जाती है। यहाँ पे जो लोग आए थे रैली में, मैंने उनसे पूछा कि उनको प्रधानमंत्री के भाषण की कौन सी चीज पसंद आई। उनका ये कहना था उनको मोदी पसंद है। तो साफ है, सुरक्षा को लेकर, राष्ट्रीय सुरक्षा, जो राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद, एक ये जो पूरा नैरेटिव सेट हुआ है और प्रधानमंत्री ने इस पूरे क्षेत्र में जो विपक्ष है उसकी जमकर आलोचना की, अपनी जो स्कीम्स हैं उनका प्रचार किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। खासतौर से क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि अगर ये क्षेत्र चौधरी चरण सिंह की बात करें, उस बारे में भी उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह के साथ या छोटू राम के साथ ठीक नहीं किया पार्टी ने। और स्थानीय सुरक्षा को भी लेकर उनसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले थे जो गुंडे हैं उनका सफाया कर दिया गया है और मां और बेटियों की इज्जत जो है उसका खास जो है पूरी सुरक्षा उनको दी जा रही है। इसका भी उन्होंने एक पूरा ब्यौरा दिया। तो खास साफ था कि उनकी इमेज जो थी वो ओवर आर्चिंग थी। उनकी इमेज जो आज देखने को मिली, जिस तरह से यहां पर भीड़ उमड़ी और जो यहां पर जो कार्यकर्ता थे और जो यहां पर समर्थक थे, जो लोग उनको सुनने आए थे, उनमें उत्साह था, वो साफ दिख रहा था। दीपक, वो वाकई में उत्साह था। वो रैली में महज जमा होने के लिए लोग नहीं आए थे, ये सीधे सीधे वोट ट्रांसलेट होने वाले हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि अगली उनकी रैली रहेगी रुद्रपुर में और फिर उनका उससे अगला पड़ाव रहेगा जम्मू में। तो आज काफी बिजी दिन रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर अपने अंकगणित के हिसाब से या वोटों के परसेंटेज के हिसाब से काफी पीछे है और बुआ बबुआ का जो गठबंधन है, जिसको भारतीय जनता पार्टी महामिलावटी गठबंधन कहती है, वो एक स्ट्रांग गठबंधन है अगर अंकगणित के हिसाब से देखा जाए, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक स्ट्रांग फोर्स। ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन को अपने इस भाषण के दौरान कितनी तवज्जो दी, कितनी बार बुआ बबुआ या मायावती और अखिलेश का जिक्र किया इस भाषण के दौरान? देखिए, उन्होंने बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन किया, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने सीधा जो अटैक किया वो कांग्रेस पे किया। और जैसे कि आप बता रहे थे कि कांग्रेस की जो उन्होंने कहा नीयत जो है वो ठीक नहीं रही है और उनकी जो अतीत में पूरा उनको मौका मिला देश को सेवा करने का, उस तरह से नहीं कर पाया। फिर उसके बाद उन्होंने शराब की जो बात की कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी का जो यहाँ गठबंधन बना है वो अच्छा नहीं है सेहत के लिए, देश के लिए शराब अच्छी नहीं है। तो बहुत ही उनकी जो बातचीत रहती है दिलचस्प होती है, उससे लोग उत्साहित होते हैं और इसका एक मैसेज जाता है। सीधी जिम्मेदारी ली उन्होंने कहा कि यदि आप लोग वोट डालेंगे कमल पर तो सीधा उन तक पहुंचेगा, उन पर ये वोट जाएगा। तो ये एक उनकी महत्वपूर्ण बात है जिसमें वो अलग नजर आते हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं। उन्होंने कहा लोगों ने उनको स्नेह दिया, प्यार दिया, ब्याज के साथ उसको वापस करेंगे और हर एक से हिसाब भी लेंगे। तो एक बहुत ही प्रभावशाली, एक शक्तिशाली नेता के रूप में वो एक बार फिर से उभर कर आए और एक लार्जर देन लाइफ जो उनकी इमेज है दीपक, वो विपक्ष के लिए काफी भारी पड़ेगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और पूरी देश की भी बात करें, आज की रैली के बाद ये साफ हो जाता है। आतिर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऑब्लिकली तो उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया, वर्ल्ड थिएटर डे का जिस तरह से ट्वीट राहुल गांधी ने कल किया था, लेकिन क्या बुआ बबुआ और राहुल गांधी के जिक्र के अलावा ऑब्लिकली उन्होंने प्रियंका गांधी को भी कहीं अपनी स्पीच में मेंशन किया? देखिए आंचल, यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा शोर था मैं उनकी स्पीच, क्योंकि लोगों में इतना उत्साह था, वो मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे, लेकिन जो मैं बात सुन पाया, मुझे लगता नहीं कि प्रियंका पर उन्होंने सीधी कोई टिप्पणी की। लेकिन हाँ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी आरएलडी पर उन्होंने पहला प्रहार किया और यहां पर पूरे जो लोगों को, खासतौर से किसानों की, किसान बहुमूल्य क्षेत्र है और यहां पर जाट समुदाय की भी संख्या बढ़ी है। यही वजह है कि उन्होंने चौधरी चरण सिंह, छोटू राम की भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी की बात हो या फिर सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जो है उन्हीं के कार्यकाल में दी गई है। तो इस तरह से पूरी जो आउटरीच थी उन्होंने की है वो काफी प्रभावशाली नजर आई। ठीक है आतिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनीष भाई, मैं यहां पर आपसे यह समझना चाहता हूं कि पिछली बार भी एक सपना बेचा था और सपने इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छी तरह बेचे जाते हैं। पहले जो
सपना बेचा गया था वो ये था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इस चुनाव को ही प्रधानमंत्री सपनों का बता रहे हैं। तो एक नया सपना देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि आइए आप अगर भारतीय जनता पार्टी को मतदान करते हैं तो एक सपने का भारत हम आपको फिर अगले 5 साल के लिए देंगे। देखिए, जैसा आपने ट्वीट किया था, मुझे याद है दीपक भाई, लगभग एक पखवाड़े पहले की बात है। आपके ट्वीट आने के बाद राष्ट्रवाद और जो राष्ट्रीयता की बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि माहौल जो बना हुआ है फरवरी से 14 फरवरी के बाद से जो माहौल है देश में वो एक राष्ट्रवाद का माहौल है, और राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन्हीं सपनों को कि हम आपको एक सुरक्षित भारत देना चाहते हैं, हम आपके उन सपनों का भारत देना चाहते हैं। और नेतागिरी तो दीपक भाई सौदागरी है, सपनों के सौदागर होते हैं नेता, और जब इस तरह से सपने बेचेंगे तभी वो जनता के बीच पहुंच पाएंगे। और जब आप ये देखते हैं कि विशाल जन समुदाय होता है तो नेता वैसे ही गदगद होकर जब अपने उद्गार सामने रखता है तो वो भावनात्मक जोड़ने की कोशिश करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ी सौदागिरी होती है, क्योंकि बात उन्होंने ब्याज की भी की है, मैं ब्याज भी दूंगा। उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे पास है क्या, तो सर्वस्व जो है वो ये कहना चाह रहे हैं भावनात्मक जरिए से कि सब आप ही का है, इसी देश का है, मेरा कुछ नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूं वो देश के लिए कर रहा हूं। तो ये जो सपना बेचने का उनका तरीका है, जिन जुमलों के जैसे उन्होंने कहा चौकीदार, समझदार, ये जो बात कही दागदार वाली, तो मुझे ये लगता है दीपक भाई कि आप ये समझिए कि दारोमदार उस जनता पर है जिसे वो संबोधित कर रहे हैं, और वो जनता ये बेहतर तरीके से जानती है कि ये सपना है या हकीकत में बदल सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा 2014 में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, उस समय ये जुमला बच्चों तक आ गया था, बच्चा भी बोलने लग गया था अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या वो हकीकत में हुआ या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबूत केवल बूथ देगा। सबूत केवल बूथ देगा। आपने दिलचस्प बात कही, लेकिन बूथ के मामलों की अगर बात करी जाए आंचल, तो इस अर्थमेटिक के अंदर और इस मैनेजमेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से कहीं आगे निकल जाती है। एक आध पार्टी को छोटा जाए जिसका पूरा कार्डर बेस सपोर्ट है, जैसे बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली जाए, उतना ऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट और दूसरी पार्टियों का देखने में कम मिलता है। तो परसेप्शन की वार और मैनेजमेंट की वार और एडवर्टाइजमेंट की वार, इन तीनों वॉर में आपको क्या लगता है पहले चरण के चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की है, दूसरे लोगों से वो आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं या कई टक्कर दे रहे हैं? देखिए, अभी वो पश्चिम यूपी में गर्जे हैं, हमें देखना होगा। ईस्टर्न यूपी की कमान खास तौर से सबकी नजरें प्रियंका गांधी में है। तो एक मेरे लिए ये देखने वाली बात जरूर होगी, जो हमने आतिर से भी पूछने की कोशिश की थी, कि प्रियंका गांधी के ऊपर वो सीधे अटैक करते हैं, वार करते हैं या नहीं करते हैं, या इग्नोर करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल दृष्टि में कहा जाता है कि किसी को इतना बड़ा ही मत बनाओ कि आपको उस पर पहले अटैक करो, वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो आपने बूथ मैनेजमेंट की खासतौर से बात की, ये सभी लोग जानते हैं कांग्रेस कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, उसका कार्डर नहीं है। पंच प्रमुख जो होते हैं, जो पंच प्रमुख होते हैं, वो बीजेपी के हैं। ऐसे में जो लोगों को घर से निकाल के पोलिंग बूथ तक लाने का काम बीजेपी जिस तरह से कर सकती है, उतना दूसरी पार्टियां सफल नहीं है। अब अगर हम पूरे यूपी में समीकरण को अगर उस लिहाज से देखें, तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला अब होने वाला है। जिस तरह से हम तल्खी देख रहे हैं साथी के बीच में, यानी कि एसपी और बीएसपी, और साथ ही साथ कांग्रेस के बीच में, अब ये साफ हो चुका है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला, ये ऐसा नहीं है महागठबंधन वर्सेस मोदी की फाइट होने वाली है। फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो हमेशा से ही कोशिश रही है बीजेपी की, खासतौर से 2014 में ये सफल एक्सपेरिमेंट होने के बाद, कि ये इसको प्रेसिडेंशियल तरीके से चुनाव को लड़ा जाए, उसमें मोदी वर्सेस ऑल वाली स्थिति होती है। यानी कि हम तो अब जानते ही हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता भी आकर ये बात कहते हैं कि 543 सीटों के ऊपर मोदी जी ही चुनाव लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मोदी वर्सेस ऑल वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है, तो चाहे प्रचार हो, चाहे प्रसार हो, चाहे इलेक्शन मशीनरी हो, इन टर्म्स ऑफ मनी चर्निंग, जिसे कहा जाता है बीजेपी सबसे ज्यादा रिच पार्टी है। और पिछली बार लोगों ने यह भी कैलकुलेट करके बताया था कि जितना प्रचार प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उतना देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने नहीं किया। इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल, वो मून पर यानी चांद पर जाकर आने वाली बात थी। तो उस तरीके से उनको बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन देखना यही होगा, यूपी की जो खास बात मानी जाती है, वो सिर्फ एक नेता की पॉपुलैरिटी जितना मैटर करती है, 50% अगर मैटर करती है, तो 50% जो पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो मैटर करता है अर्थमेटिक। अब ऐसे में एसपी बीएसपी ने जो पिछले बायपोल्स में 2-3-4 बार जब भी एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब रहा है। लेकिन
तब उस वक्त कांग्रेस का समर्थन था। अब ऐसे में जब कांग्रेस एक अलग दल के रूप में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में लड़ेगा, लॉट हैज टू बी सीन कि जमीन के ऊपर वो किस तरह से ट्रांसलेट। दीपक भाई, एक बात आपसे बोलना चाहूंगा। आपने बूथ मैनेजमेंट और बीजेपी की कार्यकुशलता, जो कि आप जानते हैं कि संघ के जरिए कैसे संगठनात्मक कौशल्य की ट्रेनिंग दी जाती है, मेरी जानकारी में बूथ मैनेजमेंट आखिर क्या, दीपक भाई, इनकी वो तैयारी है कि एक एक अपार्टमेंट के एक एक फ्लैट की इनके पास जानकारी है कि उस घर में कितने वोट हैं और वो कैसे बाहर आने चाहिए। इसे कहते हैं मैनेजमेंट, जहां पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल पिछड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आचल ब्रेक लें उससे पहले मैं सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट करना चाहूंगा, समअप करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री 5 के 5 साल और भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या देश के 5 साल बाद होने वाले चुनाव। तो विपक्ष को अब इस मोड से निकलना होगा कि वो चुनाव आने पर कैंपेन करे। शायद अगर उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई राजनीतिक तोड़ निकालना है तो उनको ये समझना होगा कि उनको भी 5 साल तक कैंपेन के मूड में रहना पड़ेगा, जो इन 5 सालों में कम से कम विपक्ष के द्वारा तो नहीं दिखाई दिया। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद आगे की बात करेंगे और लोकतंत्र जिंदाबाद में हम बात करेंगे उन खबरों की जो आपसे सीधे सरोकार रखती हैं। आम चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवार अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। इन सबके बीच बड़े बड़े नेता अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गौरीगंज में कुछ ऐसा बयान दे चुकी है कि कार्यकर्ता सख्ते में आ गए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी के बारे में प्रियंका ने कहा कि आपकी झोली में नहीं दी जा नहीं दी झोली में दिखा गया। उनका कहना है कि हमें आम चुनाव 2019 के लिए नहीं बल्कि हमें 2022 के लिए तैयारी करनी है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तो आंचल, आपको क्यों लगता है उन्होंने 2019 की जगह 2022 की बात करी? देखिए, ये बात तो कांग्रेस पहले भी कह चुकी है, बल्कि राहुल गांधी ने भी पहले कहा था। जब आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी की जब इंडक्शन ही हुई थी और ये था कि वो ज्वाइन करके पहली बार यूपी लखनऊ के दौरे पर पहुंच रही हैं, तभी ये कहा गया था कि 2019 नहीं, इन लोकसभा चुनाव की नहीं, 2022 के लिए आगे लॉन्ग टर्म सोचा जा रहा है। तो वो एक तरह की जो स्ट्रेस ऑफ करने की प्रियंका के शोल्डर से कि उम्मीदें ज्यादा ना हो उनके ऊपर, ये करने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्रियंका गांधी हम जो देख रहे हैं, कल भी उनका बयान आया जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे, पत्रकारों ने पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, फिर कहा पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगी, लेकिन आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो वो जो कैंडिड रिमार्क्स होते हैं प्रियंका गांधी के, वो कहीं ना कहीं भले ही चाहे वो बीजेपी हो या एसपी बीएसपी हो, नकारने की कोशिश कर रही हो, लेकिन शी लुक्स इन चार्ज। उनको पता लगता है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन ये शुरुआती दौर है, वो खुद जानती हैं। और मुझे लगता है ये आभास शायद उनको भी है कि लोग उनके अंदर उनकी दादी की छवि देखते हैं, इंदिरा गांधी को देखते हैं। वो अपने आप में बहुत ज्यादा आई कैचर हैं। मैं प्रियंका गांधी को इतनी अच्छी तरह से जानती नहीं हूं, इसलिए देखने की बात करें। जानता तो प्रियंका गांधी को देश में 90% लोग नहीं, 99% लोग नहीं जानते। देखिए, मुझे लगता है प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा चार्मिंग है। प्रियंका गांधी नोज व्हाट शी इज डूइंग। कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति उनके जहन में लगती नहीं है। वन लाइनर्स बहुत बेहतरीन है, सोच के बोलती हैं। We should have more women. We should have more women in leadership positions. Even Rahul Gandhi said that. लेकिन और खास तौर से जो साड़ी पहनने का तरीका भी आप नोट करिए। आप एक छोटी सी चीज नोट करिए, जब वो दिल्ली में होती हैं, कभी आपने विजुअल्स देखे हो, जब वो राहुल गांधी के साथ लोधी गार्डन के आसपास टहल रही होती हैं, शी इज इन कैजुअल टी शर्ट्स और जीन्स में होती हैं। लेकिन जैसे ही वो यूपी में कदम रखती हैं तो वो बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टाइल की जो साड़ीज होती हैं, या सोनिया गांधी भी जिस तरह की कॉटन की बॉर्डर साड़ीज पहनती हैं, उसमें आ जाती हैं। तो वो भी जानती हैं कि लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं और देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये प्रियंका गांधी के लिए भी अपने आप में टेस्टिंग वाटर्स हैं। और मुझे लगता है ये भी हमें देखना होगा कि उनको एक आसान कॉन्स्टिट्यूएंसी देकर, अमेठी रायबरेली देकर, जो अटकलें लग रही थी कि रायबरेली से उनको लड़वाया जा सकता है, वैसे मैदान में अभी तक नहीं उतारा गया। अभी ये साफ नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। लेकिन आसान बता दो, आसान सीट नहीं दी गई है।
आसान सीट उनको नहीं दी गई है, उनको एक बहुत मुश्किल इलाका, डिप्टी सीएम और सीएम का इलाका और ईस्टर्न यूपी की सीट्स दी गई हैं कि पहले यहां जाकर चमत्कार दिखाओ। तो इतना आसान तो काम उनको भी नहीं दिया गया है। मनीष भाई, आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी? दीपक भाई, दो चीजें। एक तो अगर उनके बयान पे बात करें, उन्होंने 2022 की ओर आप ये कह लें कि उस मछली की लक्ष्य की तरह अर्जुन के उन्होंने रखा है, लेकिन आंचल भी जिक्र कर रही थी, राहुल गांधी ने भी 2022 की बात की थी, बिल्कुल सही। लेकिन आंचल, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल जब इस कद का नेता इस तरह के समर में उतरता है तो वो हारने के लिए नहीं उतरता। उसको अगर एक खोई हुई जमीन पर एक नया बीज बोकर पेड़ को बिल्कुल फलों से लदा हुआ अगर लाना है तो आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाना होगा। जैसे कि हम उनकी दादी की बात कर रहे हैं, उनकी दादी प्रतिबिंबित अगर इनमें होती है तो कुछ चमत्कार, मनीष भाई, यही राजनीति है, यही राजनीति है। मुझे ये लगता है कि 2022 की बात वो इसलिए करती हैं कि 2022 की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, लेकिन यहां पर क्योंकि यूपी में तो ऑलरेडी बॉटम आउट है कांग्रेस, अगर कोई भी फायदा होता है तो वो उसके लिए क्रेडिट लेने में मुझे नहीं लगता है कि वो या कांग्रेस कहीं पीछे रहने वाली है, अगर वाकई रिसर्जेंस कांग्रेस का देखा जाता है। आंचल प्रतिबिंबित अपनी दादी की तरह होती है दीपक भाई। उनकी जो केश सज्जा है, अगर आप केश सज्जा भी देखें तो वो दादी के पद चिन्हों पर चलती दिखाई देती है। आंचल, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ये इंडिकेट करके कि हमको 2022 के चुनाव की तैयारी करना है, शुरुआत में ही हार मान रही? नहीं, मैं इसे शुरुआत में हार नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, यूपी एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरिटरी है, वो कोई इतना आसान काम किसी के लिए भी नहीं है। अगर हमें ये लगे कि मीडिया में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मीडिया स्पेस लिया है, हेडलाइंस लिया है, वही शायद बीजेपी को परेशान कर रहा है। बीजेपी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है कि प्रियंका गांधी इज नॉट अ फैक्टर, वो टूरिस्ट की तरह आती है, माइग्रेटरी बर्ड की तरह आती है, तमाम तरह की बातें उनके बारे में की जा रही है। लेकिन अगर वो आपके भाषणों में है, अगर वो मीडिया स्पेस में है, तो कम से कम कांग्रेस का जिक्र और चर्चा तो शुरू हुई है। हां, लेकिन यह जरूर है कि मुझे लगता है अंदरूनी अगर इस पे कांग्रेस की मानसिकता देखी जाए या प्रियंका गांधी की सोच देखी जाए तो सब लोग जानते हैं कि यूपी के अंदर ये केक वॉक वाली स्थिति नहीं है कि वो सिर्फ गई, वो कोई बॉलीवुड की हीरोइन, हमने आज सुबह ही पहली बहस इस पे की है, कोई बॉलीवुड का सितारा नहीं है कि फैन फॉलोइंग हुई और वोट डाल दिया और आपने सीट एक जीत ली अपनी। ये वैसी स्थिति नहीं है। खास समीकरण है, परसोना, करिश्मा कमी नहीं है, पॉलिटिकल समाज, उनकी भाषण की शैली, उनके बात करने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, वो एक बहुत ही एलिगेंट पॉलिटिकल लेडी की तरह दिखाई पड़ती है। लेकिन उनके इस परसोना के बारे में मेरे ख्याल से देश में किसी को भी डाउट नहीं है। ये परसोना के बारे में, लेकिन ये परसोना की बात नहीं है। परसोना अपने आप में क्या काफी है वोट लेने के लिए? यही एक टेस्ट केस है और यही पता चलेगा हमें चुनावों में कि आई कैचर तो वो हैं, लेकिन वोट कैचर कितनी हो पाती हैं। क्योंकि जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी दीपक, हमने तमाम रिपोर्टर्स को लगाया था उनकी बोट यात्रा पे भी, तो सबके रिएक्शंस यही आते थे। जो लोग वहां पर आम जनता उमड़ती थी, जिन्होंने इंटरैक्ट भी किया प्रियंका गांधी से, उनका यही कहना होता था कि देखिए अभी तो हम देखने आए हैं, हम देखना चाहते हैं वो कैसी हैं, लेकिन वोट देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है। तो ये जो बात की बात है, ये देखना होगा कि कितना वोट में ट्रांसलेट होता है। मुझे यहां सबसे दिलचस्प बात जो लगती है वो ये लगती है, आपने कहा कि वो मीडिया स्पेस ले रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कहां मीडिया स्पेस ले रही हैं। आज सुबह से उनका रायबरेली का दौरा है, अमेठी से निकलकर उनको रायबरेली पहुंचना है, दोपहर के 1:38 हो गए हैं, लेकिन प्रियंका से जुड़ी हुई खबर जो हम चला रहे हैं वो कल के बयान की चला रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रियंका आज आधा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई मीडिया स्पेस नहीं ले पाई है। आपको नहीं लगता कि ये प्रियंका गांधी की टीम की या कांग्रेस के महासचिव की टीम की रणनीतिक प्रॉब्लम है, रणनीतिक कमजोरी है? नहीं, मीडिया मैनेजमेंट में तो कांग्रेस बहुत पीछे है, लेकिन वही आरोप घूम के अगर कोई कांग्रेसी प्रवक्ता ये देखना होगा के लिए तो वो मीडिया मैनेजमेंट करने की जरूरत है। वो घूम के आरोप लगा सकता है कि आप मोदी जी को दिखाते हैं, बीजेपी को दिखाते हैं, हमें क्यों नहीं दिखाते। लेकिन सवाल वो नहीं है कि आपको दिखना भी पड़ेगा जमीन के ऊपर, तभी आपको दिखाया जा सकता है। कल शाम में प्राइम टाइम में मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने भले ही 5 मिनट 10 मिनट का इंटरैक्शन किया हो, मीडिया में आके अपनी बातें रखी हो, लेकिन बहुत सटीक तरीके से वो जितना बोल सकती थी और बोलना चाहिए था, मुझे लगता है वो बहुत अप्रोप्रिएटली बोल के चली गई। दो बात उन्होंने कही। हाँ। अमेठी में वो थी,
अमेठी इस बार राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है, क्योंकि अमेठी में पिछले बार भी कई राउंड में वो पीछे चले थे। उनकी लीड 1 लाख के आसपास रह गई थी, जो लगभग 3.5 लाख से ऊपर हुआ करती थी। ये हमको ध्यान देना होगा। और पिछली बार मोदी जी का करिश्मा था, इस बार राहुल गांधी भले से कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन सब लोग जानते हैं कि राहुल अमेठी का दौरा एक आदमी को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जितना दौरा करना चाहिए उस हिसाब से बेहद कम करते हैं। सब जानते हैं कि अमेठी के अंदर विकास की दिक्कत है। विकास अमेठी के अंदर उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से एक वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए। प्रियंका गांधी वहां जाती हैं, 3 बयान देती हैं। सबसे पहले 2019 नहीं 2022 की भी हम तैयारी करेंगे, ठीक बात है। अगर सिद्धांतता अगर आप इसको लेती हैं तो ये एक ठीक बात होती है। जो दूसरी बात कहती है, अगर पार्टी लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी और राहुल भैया को आपको प्रधानमंत्री बनाना है। तो अगर लोग ऐसा सुने कि राहुल भैया को आज प्रधानमंत्री बनेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, उन्होंने बनाना नहीं बोला है, इस बार तो राहुल भैया ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके राहुल भैया, जो उन्होंने अमेठी में कहा। अब राहुल गांधी के जीतने के लिए उनको एक कठिन चुनौती मिल रही है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रियंका के ये 3 बयान क्या उनको एक मैच्योर पॉलिटिकल लेडी बनाते हैं, कि क्या उनको इस तरह की सिग्नलिंग अमेठी में जाकर करनी चाहिए? आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने तो अपना नहीं, पहले आप बताइए। आप ये बताइए कि वो नहीं बनाते। ये जो सिग्नलिंग देने की जरूरत है, पहला, प्रियंका गांधी खुद जानती है कि वो इन चुनाव के अंदर खड़ी नहीं हो रही हैं, तो इसको लेकर अटकलों के बाजार को फैलाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, अगर कोई ये कहे आज की तारीख में कि आज इस बार तो राहुल भैया ही प्रधानमंत्री बनेंगे, तो लोग ये मानेंगे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि सबको पता है कि 44 सीटों के साथ राहुल गांधी आज इस पोजीशन पे नहीं है कि वो 100 सीटों के आसपास पहुंचे, 150 के आसपास पहुंचे। अभी तो 100 और 150 की बात होनी है, 272 की बात या 200 की बात या 150 की बात, कोलिशन बनाने की बात, ये तो बहुत बाद में आएगी। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, तब भी प्रशांत किशोर ने यह प्रस्ताव दिया था कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी राजनीति में इसलिए नहीं आई कि अगर वो 2017 में हार जाती तो फिर 2019 में किस बात से कैंपेन करती। अब वो 2019 में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके रणनीतिकार उनको समझा रहे हैं कि आप 2022 की बात करिए। तो ये भी उनकी रणनीति के भूल है, क्योंकि अगर आप लड़ाई के लिए उतर रहे हैं तो पहले ही आपको नहीं करनी थी। इस लड़ाई को तो देख लेते हैं, अगली लड़ाई में हम जरा बहुत अच्छी तरह लड़ेंगे। मुझे ये लगता है कि ये एक भूल है प्रियंका गांधी को, और शायद उनको ये नहीं करना। दीपक भाई एक बात, सॉरी आंचल, मैं एक बात, चूंकि ये कंटिन्यूटी, ये फ्लो बना हुआ है। दीपक भाई, बात हो रही है कि ये लोग मोदी के भाषण शैली और शब्दों की शैली के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वो कैसे? भाषण में आपके पास वो मुद्दा, जो धारा प्रवाह बोलने की शैली है, उसमें आप कमजोर हैं। मीडिया मैनेजमेंट की आपने बात की आंचल, बिल्कुल आपको याद होगा 2014 में राहुल गांधी ने इक्का दुक्का निजी टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया, और वो इंटरव्यू में कितनी भद्द पिट गई, ये सब जानते हैं। तो क्या राहुल गांधी मीडिया को 1 to 1 बड़े संपादकों से बात करने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं और वो अगर स्क्रीन स्पेस नहीं लेना जानते, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों जो लड़ाई है, वो लड़ाई टीवी स्क्रीन के जरिए भी उतनी मजबूती से लड़ी जा रही है जितना कि जमीन पर। आपको क्या लगता है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप प्रियंका गांधी के उन 3 बयानों को, पहला 2019 नहीं 2022, दूसरा राहुल भैया इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और तीसरा जो उन्होंने कहा था अपने चुनाव लड़ने के बारे में, इन 3 बयानों के बारे में आपको लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का परिचय दिया है, खासतौर पर एक ऐसी जगह से जो आने वाले समय में या इन चुनाव में उनके लिए चुनौती बनने जा रही है? मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक बयान या 2 बयान के आधार पर किसी की पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आकलन बड़ी सिंपल तरीके से किया जा सकता है। जो आपने 2017 में चुनावी मैदान में आने और प्रशांत किशोर की बात की, मेरी खुद कांग्रेस नेताओं से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप क्यों नहीं प्रियंका गांधी को उतारते हैं। तो मुझे किसी ने ये कहा था, जो हमें पता है कि चुनाव हम हारने वाले हैं, उसमें हम प्रियंका गांधी को क्यों मैदान में उतारे। तो एक तुरुफ के पत्ते की तरह, ट्रम्प कार्ड की तरह, एक आखिरी बैरर चेक की तरह प्रियंका गांधी को संभाल के रखा गया।
अब वो इस मैदान में आई हैं। हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं यूपी में, लेकिन इसके बावजूद ये जो बयान उनका आता है कि हम 2022 की तैयारी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आती है। और दीपक, उसके लिए मैं सिर्फ ये एनालॉजी दूंगी कि मुझे लगता है जब कोई बैट्समैन पिच पे आता है तो 2 बार वो सबसे नर्वस होता है। एक तो नर्वस 90s में जब सेंचुरी ठुकने वाली होती है, और एक जब बिल्कुल पिच पे आता है कि संभलने का मौका मिले। तो मुझे लगता है ये टीदिंग ट्रबल्स भी प्रियंका गांधी के लिए हो सकते हैं। लेकिन आप चाहे मीडिया स्पेस की बात करें, चाहे मीडिया स्पेस अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी को नहीं मिल रहा हो, लेकिन अगर वो बीएसपी की जो मुखिया हैं, मायावती हैं, वो उनके ऊपर ओब्लिकली कमेंट करती हैं, या बीजेपी के ही नेता उनके बारे में जिक्र करते हैं अपने भाषणों में, तो घूम फिर के मीडिया स्पेस या नैरेटिव तो सेट हो ही जाता है। तो आपको किसी ना किसी तरीके से, आप हर रोज की चर्चा में तो प्रियंका गांधी बनी हुई हैं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और कितना बड़ा फैक्टर, अब हमें यही देखना है कि सिर्फ मीडिया में आ जाने भर से या कुछ बयानों के आधार पर क्या वोट लिए जा सकते हैं और क्या चुनाव जीते जा सकते हैं। मुझे लगता है द टाइम विल टेल। लेकिन ये कहना कि सिर्फ प्रियंका गांधी के आने से यूपी का चुनाव कांग्रेस जीत सकती है, ये मुझे लगता है अपने आप में बहुत मुश्किल सी बात होगी कहना। 2004 में जब मुझे डीडी छोड़ना था तो कांग्रेस के एक नेता ने मुझे छोड़ने के लिए कहा था, और उन्होंने ये कहा था इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। और वाकई पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर करता है, और परसेप्शन के आधार पर ही आप आगे के लिए अपने तर्क बनाते हैं। और उन्होंने ये कहा था इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, और वाकई पॉलिटिक्स में परसेप्शन मैटर करता है, और परसेप्शन के आधार पर ही आप आगे के लिए अपने तर्क बनाते हैं। और मीडिया परसेप्शन बनाता है, और मीडिया इस परसेप्शन को बनाता है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को कल जिस तरह का परसेप्शन अमेठी पहुंचकर अमेठी की बायलाइन के साथ बनवाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं बनवाया। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी का एग्जांपल देता हूं। वो एक खबर लखनऊ के लिए बचा के रखते थे। ये कौन कह रहा है कि मोदी जी को प्रियंका गांधी इस मोर्चे पर मात दे सकती है? तो कोई कह नहीं रहा, ये किसी की कंटेंशन नहीं है। मैं मोदी से उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की मैं उनकी कोई आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब वो आई हैं इन 3 दिनों के दौरान, तो क्या उनकी प्लानिंग में या उनकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी रही है कि वो पूरी तरह से एजेंडा नहीं सेट कर पा रही हैं? मैंने गंगा यात्रा के दौरान भी आपसे कहा था कि गंगा यात्रा के बाद बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार ये कहेगी कि देखिए अब तो प्रियंका गांधी ने गंगा का आचमन कर लिया है, जल पी लिया है। गडकरी कह रहे हैं कि हमने किया, ये हमने किया। इतनी साफ हो गई है कि प्रियंका गांधी बोट यात्रा भी कर रही है, गंगा यात्रा भी कर रही है, उसके सहारे प्रयागराज से लेकर बनारस तक घूम रही है और गंगा का आचमन भी कर रही है। बदौलत हमारी बदौलत, किसकी बदौलत? हमारी बदौलत। और अब दूसरी बात में 3 जो कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, चाहे वो 2019 की जगह 2022 का हो, जो दूसरी बात हो उनके खुद के चुनाव लड़ने की, और तीसरी की राहुल भैया इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके कम्युनिकेशन में किसी तरह की गलती है। शायद इस तरह की हेडलाइन हंट उनके साथ इन दौरों के दौरान नहीं होनी चाहिए। नहीं तो एडवाइजर्स कांग्रेस के अगर इतने अच्छे होते तो उसकी स्थिति वो होती जो आज की स्थिति में है। और दूसरा, जैसा कि हमने शुरू में भी बात की कि जमीन के ऊपर कार्यकर्ता, कांग्रेस की तो समस्या ही ये रही है, पहले दिन से ये समस्या रही है कि नेता बहुत ज्यादा हैं, कार्यकर्ता नहीं है। तो कार्यकर्ताओं से जब तक सीधे जुड़ाव नहीं होगा, आपको सही फीडबैक नहीं मिलेगा, आपको सही एडवाइस नहीं मिलेगा कि कहां पर कितनी देर। और हमें ये देखना होगा कि ये बड़े बड़े नेताओं का पूरी जब आइटिनरी और टाइम टेबल मिलता है कि कहां कैसे कैसे जाना है, किस किस को कितना वेटेज देना है, किस जगह पे जाकर कितना बोलना है, नहीं बोलना है, तो उस तरह का फीडबैक भी क्या सही से मिल पाता है? उस तरह के रणनीतिकार भी कांग्रेस के पास हैं या नहीं है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। मनीष भाई, आपको क्या लगता है, क्या उस तरह के रणनीतिकार कांग्रेस के पास हैं? मेरे ख्याल से रणनीतिकार तो है, क्योंकि बड़े बड़े नाम आज भी उनके साथ हैं। मोतीलाल वोरा जैसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को बहुत करीब से और इतने पुराने जुड़े रहे हैं। लेकिन दीपक भाई, एक चीज है कि समय के साथ बदलाव जो आना चाहिए था, जो बहती हुई फिजा को समझकर आगे बढ़ने की बात थी, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में बोलने की जो शैली का आर्ट और जो तरीका और जो अंदाज और जो तेवर होना चाहिए, जो शब्दों की तमीज की मंच से वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जो एक काबिलियत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो मिसिंग है। शब्द नहीं है, लहजा नहीं है और अंदाज कमी है। चलिए अब एक और खबर देख लेते हैं कि नेता जब बोलने जाते हैं तो किस किस तरह की गलती करते हैं। कुछ ऐसे बयान हम आपको दिखाते हैं जो
ये कहे जा सकते हैं कि नेताजी ने बदजुबानी कर दी। देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव शुरू हो गए हैं, लेकिन इस सियासी युद्ध में नेताओं की जुबान भी तीखी हो गई है। चुनाव में बस जीत का सेहरा बन जाए, इसके लिए नेताजी कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। सारी मर्यादाओं को लांघा जा रहा है। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने अपनी सियासी जमीन तलाश रही सपना चौधरी पर अभद्र टिप्पणी की, तो वहीं एसपी नेता फिरोज खान जयप्रदा को लेकर फूहड़ टिप्पणी कर बैठे, जिसकी आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने प्रियंका और सोनिया को लेकर जो विवादित टिप्पणी की, उसको लेकर कांग्रेस थाने तक पहुंच गई है। चुनावों के दौर में नेताओं के विवादित और फूहड़ बोल अधिकतर सुर्खियां बटोरते हैं। अमूमन इन नेताओं की निशाने पर महिलाएं होती हैं, जिन्हें सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। लेकिन नेताओं की ऐसी बयानबाजी लोकतंत्र के लिए सही नहीं जा सकती। उनकी माताजी भी इटली में इसी पेशे से थी और आज फिर सपना को भी उन्होंने अपना बना लिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राहुल जी को कि जैसे आपके पिताजी ने सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें। इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाजत नहीं देती। इसलिए देश चलाने की इजाजत तो मोदी जी से चरित्रवान और ईमानदार नेता के हाथों में होगा। नर्तकी के आने से भारतीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुंदर है, खूबसूरत है। जब से वो इस मार्केट में आई है, अगर पहले आ जाती तो मेरी एक पिक्चर जो अभी 29 तारीख को रिलीज होने जा रही है, राम जन्मभूमि, उसमें अब एक मुस्लिम लेडी को एक कलाकार की हैसियत से वाला जो सीन था उसके लिए तलाश रहे थे, जिसमें हमने एक गुजरात की नाजरीन पटनी को हीरोइन के रूप में लिया है। तो मैं प्रियंका गांधी जी को इस सीन के लिए और इस रोल के लिए, अपनी पिक्चर की हीरोइन के लिए जरूर प्रपोजल देता। उनको फिल्मों में काम करना चाहिए, वो खूबसूरत है। जयप्रदा जी तो, मैं तो एक दिन बस में जा रहा था तो उनका काफिला जा रहा था, जाम लगा था, तो मैंने बस में से उतर के उनको देखने की कोशिश की। और ये भी हो सकता है कि जाम खुलवाने के लिए कहीं ठुमका न लगाते हैं, तो बड़ी अजीब तो सी बात है। और रामपुर में तो रामपुर की शामें बड़ी रंगीन हो जाएंगी। अब तो जब चुनावी मौका चलेगा तो रामपुर के लोग भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन अपने मजे लूटने में वो कसर इस वक्त छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर उन्हें एक दफा मौका मिला है तो वो यही कहेंगे कि मेरे पैरों में घुंघरू बता दो, तो फिर मेरी चाल और ठुमके देख लो। तो शामें तो वहां की खूब रंगीन होंगी। मुझे ये डर है कि मेरे क्षेत्र के लोग भी कहीं शामें अपनी खूबसूरत करने को वहां चले जाएं। और ये जिस तरह के अभद्र बयान है दीपक, मुझे यही लगता है इससे कम से कम आम जनता को तो लेना ही चाहिए, लेकिन नेताओं को भी सबक लेना चाहिए। खासतौर से गिरिराज सिंह ने जिस तरह से बोलते थे, गो टू पाकिस्तान, हर एक को सीट तक अपनी छोड़नी पड़ रही है और सीट बदले में हो रही है, और अब उनके लिए रिस्पेक्ट का इशू बन गया है। तो मुझे लगता है रिस्पेक्ट की बात ही ये होती है कि आप दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तभी खुद को रिस्पेक्ट मिले। और इंडिया न्यूज ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करता है। हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि राजनीति का स्तर और राजनीति में भाषा कितनी गिरती जा रही है। बॉलीवुड कलाकार से कांग्रेस नेता बनी उर्मिला मातोंडकर से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। आइए देखते हैं उर्मिला का क्या कहना है। मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस ज्वाइन किया है और कांग्रेस ज्वाइन करते ही इनको ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है। कहीं कहीं क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल यही मैं करूंगा कि ट्रोल शुरू कर दिया गया है। आपने कहा भी कि डर लगता था पहले, अब डर नहीं लगता, क्या है सब? सबसे मजाक की बात यह है कि मेरा ट्रोल 12 घंटे पुराना है सिर्फ, और इस पे एक ट्वीट किया गया है भैया, तो कुछ तो सही हो रहा होगा कि ट्रोल पे ट्वीट एक आया है, तो एक ट्वीट पे इतनी ट्रोलिंग, मतलब कुछ तो सही किया होगा, क्योंकि आप ये सब चीजें उन्हीं पे करते हो जब आपको पता है सही बात कह रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, तो ये ट्रोलिंग वोलिंग से डरने वाले लोगों में से मैं हूं नहीं। अगर होती तो अपनी अच्छी खुशहाल जिंदगी, अपना अच्छा पूरे लग्जरी सब छोड़ के ये सब करने के लिए तो शुरुआत है, अभी और भी आगे जाके करना पड़ेगा बहुत सारा। तो खैर, सीरियस मुद्दे पर आते हुए मुझे लगता है हमारे यहाँ पे 5 वर्षों से सिंपल वर्ड्स में जो एक नफरत की राजनीति शुरू हुई है, जिसके चलते एक दूसरे के प्रति नफरत को बाहर निकालना और उसको सारे आम उसके बारे में बोलना, ये बड़प्पन समझा जा रहा है। इसके चलते ट्रोलिंग के ऊपर क्या कहा जाए, और ऊपर से बेरोजगारी इतनी है, शायद वही लोग होंगे बेचारे जिन्हें कुछ करने को नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ तो करेंगे।
लेकिन ऐसे क्या आपको लगा कांग्रेस में कि कांग्रेस ही अच्छी पार्टी आपको लगी और ज्वाइन किया आपने, राहुल गांधी से आगे मिलकर ज्वाइन किया? देखिए, जिस घर से मैं आई हूँ उस घर में मेरी जो अपब्रिंगिंग है, इसमें जो लोकशाही के बेसिक ख्यालात है उनके ऊपर मुझे हमेशा मैंने वो सोच के मैं बड़ी हुई हूँ। ऐसे घर से बड़ी हुई हूँ जहाँ एक बेटी होने के नाते मुझे कभी कम नहीं समझा गया है। फिर एक भारत का नागरिक होने के नाते मुझे हमेशा भारत के समाज के लोगों के तरफ जो मेरी जिम्मेदारी है उनका एहसास दिलाया गया है। फिर इतनी सारी सक्सेस मिली है तो अभी मेरा उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उन्हें निभाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आजकल देश में चौकीदार चल रहा है। हर चौकीदार कोई आपके जो तमाम साथी हैं, क्या फिल्म की बात करें, वो चौकीदार की बात कर रहे हैं, यानी चौकीदार हो चुके। क्या लगता है कि फिल्म के जगत जो लोग आते हैं साहब, जाहिर सा वो कहीं कहीं अलग तरीके से देखा जाता है उनको, कहते हैं कि नहीं इसी वो ग्लैमर के लिए आते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जनता के। मुझे लगता है ये आप सब जनता पे छोड़ दीजिए ना, वो बहुत होशियार है सर, उन्हें बराबर पता होता है। तो उर्मिला मातोंडकर नई नई कांग्रेस में शरीक हुई हैं। दीपक, आपकी फेवरेट मूवी उर्मिला की? रंगीला। आपकी फेवरेट मूवी? रंगीला रे। देखिए, बात अभी होली अभी गई है, मेरे ख्याल से बात रंगों की है। रंगीला। रंगीला मेरी पूछिए, आपकी कौन सी है? एक हसीना थी, आपने देखी है वो मूवी? देखिएगा जरूर। देखिए मैंने वो फिल्म देखी है। उसमें कम से कम उर्मिला की मुझे लगता है वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। लेकिन ख्वाब भी हसीन है चुनाव तो आप भी अगर उनकी किसी इलेक्शन रैली में गए तो कौन भी अच्छी मूवी थी उनकी। अगर आप उनकी किसी इलेक्शन रैली में गई तो आप भी एक हसीना थी का डायलॉग सुनेंगे? नहीं, मुझे हेमा मालिनी का बसंती। चल धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। चलिए फिर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन लोकतंत्र जिंदाबाद में हर दोपहर 1 बजे हम बताएंगे उन मुद्दों के बारे में जो लोकतंत्र से आपसे सीधा सरोकार रखते हैं।